कल गिरीवाला को अरेस्ट कर लिया गया था और उसके बाद आज कोर्ट में पेशी हुई। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या दहेज के लिए प्रताड़ित किया। कल मैंने इस बाबत डीजीपी अशोक जी से बात की थी, जो पूर्व डीजीपी उत्तराखंड के। उनका कहना था कि कई सारे सबूत पेश करने हैं, इसमें कहने से कुछ नहीं होता। पहला कि दहेज की मांग की गई, उसका एविडेंस, इसके अलावा प्रताड़ित किया गया उसका एविडेंस, और उसकी वजह से ये डेथ हुई, अननेचुरल डेथ है, इसका एविडेंस। इसके बाद आगे कुछ हो सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस केस में हमने देखा कि आरोप दूसरे पक्ष से भी लगाए गए, यानी गिरीवाला की तरफ से। उनका कहना है कि वियतनाम घूमने गए, 7 लाख रुपए दिए परिवार को, प्रेगनेंसी इसलिए अबॉर्ट करवाई, टर्मिनेट करवाई क्योंकि उनको शक था किसी और का बच्चा है। तो क्या यहाँ कोई और पक्ष है जो नज़र नहीं आ रहा है? इसके अलावा ये भी कहा गया कि ड्रग एडिक्ट थी। ये तमाम आरोप लगाए गए। इसके विपरीत जो परिवार था, उन्होंने 2025 में शादी की और उसके बाद 33 साल की थी, मॉडल थी, और उसके बाद ये कहा कि दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया। और इस बाबत कई सारे बयान भी सामने हैं, जिसमें ये कहा कि शुरुआत में 2 लाख रुपए मांगे गए और अलग अलग तरीक़ों से पैसे की मांग की जा रही थी। इस तरह के बयान सामने। हालांकि जब कोर्ट ने, यानी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जब बेल रिजेक्ट की गिरीवाला की, तो कई सारी चीज़ें मेंशन की। उन्होंने साफ साफ कहा कि इस मामले में जो विटनेसेस के बयान थे, उनको लोअर कोर्ट ने अप्रिशिएट नहीं किया, क्योंकि उन्होंने साफ साफ ये बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि टॉर्चर किया जाता था, और बाकायदा इसमें समर्थ और उनकी जो मदर है वो इन्वॉल्व थी, यानी गिरीवाला इन्वॉल्व थी। लेकिन इन चीज़ों को दरकिनार किया गया और उसके बाद जो है वो पेशी हुई। उसके बाद जो है वो दरकिनार किया गया और उसके बाद बेल दे दी। लेकिन अब इस मामले में हाई कोर्ट ने डंडा चलाया और फैसला ही पलट दिया। फैसला कुछ इस तरह से पलटा गया कि बेल रिजेक्ट कर दी, अब कोर्ट में पेशी। और कई कानून के जानकार तो ये भी कह रहे हैं कि इस तरह के केसेस में यूजुअली, चूँकि दूसरा पक्ष भी बहुत सारे सीरीज ऑफ आरोप लगा रहा है और ऐसे में हो सकता है सबूत भी हो उनके पास, या हो सकता है ना भी हो। खैर, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल तो ये कहा जा सकता है कि पहले सीबीआई कुछ दिन आरोपियों से पूछताछ करेगी और इसमें रिमांड कुछ दिन का मिल सकता है। उसके बाद आगे जो है वो कोर्ट में दोबारा पेश करेगी कोर्ट में, और कोर्ट एक जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है उसके तहत वो जेल भेजेगा और उसके बाद बेल एप्लीकेशन मूव होगी, और जो भी बेल का आउटकम होगा, बेल देती है कोर्ट, नहीं है तो देखने वाली बात। आप लोग इस पर भली भांति विजुअल देखिए और कमेंट कीजिए आपको क्या लगता है। जाते जाते जो इससे संबंधित पक्ष है उनकी आप बाइट सुनते जाइए। सीबीआई आज त्विषा की सास गिरीबाला सिंह और पति समर्थ सिंह को कोर्ट में पेश कर उनकी रिमांड मांगने वाली है। समर्थ और गिरीबाला सिंह को सीबीआई आमने सामने बैठाकर पूछताछ करना चाहती है। दोनों से अलग अलग पूछताछ कई घंटों की हो चुकी है, लेकिन अब सीबीआई दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करना चाहती है। इस वक्त हम सीबीआई दफ्तर के बाहर ही मौजूद हैं भोपाल में, जहां पर समर्थ और गिरीबाला सिंह फिलहाल मौजूद हैं। कुछ देर पहले ही सीबीआई दिल्ली की एक टीम जो त्विषा मामले की जांच करने के लिए विशेष रूप से भोपाल पहुंची है, वो थोड़ी देर पहले ही इस दफ्तर के अंदर गई है, क्योंकि आज दोनों को कोर्ट में पेश कर सीबीआई रिमांड मांगने वाली है। सीबीआई को सबूतों से छेड़छाड़ के संकेत मिले हैं। कई घंटों की जो पूछताछ गिरीबाला सिंह से कल हुई, और साथ ही में सीबीआई ने 2 दिनों तक जो घर के भीतर रह करके सबूत जुटाए हैं, और 3D मैपिंग के जरिए सीबीआई के हाथ जो कुछ भी लगा है, सीबीआई को संदेह है कि शायद वहाँ पे सबूतों से छेड़छाड़ हुई है, सीसीटीवी फुटेज हो या फिर वहाँ मौजूद दूसरी चीज़ें हों। इसीलिए सीबीआई चाहती है कि अगर उसे एक मजबूत केस बनाना है, कड़ियों को जोड़ना है, तो फिर दोनों से पूछताछ ज़रूरी है, और ये कई घंटों की पूछताछ हो सकती है। इसीलिए सीबीआई यहाँ पर माना जा रहा है कि 3 दिन से लेकर 7 दिनों तक की रिमांड मांग सकती है कोर्ट में। अब तक आपको बता दें तो पहले दिन सीबीआई जब समर्थ के घर पहुंची थी तो तकरीबन 2-2.5 घंटे तक वहां पे मौजूद रही। अगले दिन जब सीबीआई पहुंची यानी कल, तो 7 घंटों तक गिरीबाला सिंह से पूछताछ हुई और उसके बाद देर शाम उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सीबीआई मेडिकल कराने के बाद गिरीबाला सिंह को यहीं लेकर के आई है। समर्थ यहाँ पहले से मौजूद है। कई घंटों की पूछताछ दोनों से अलग अलग हो चुकी है, लेकिन अब सीबीआई आमना सामना करवाएगी और ये समझने की कोशिश करेगी कि क्या दोनों बयानों के बीच में किसी तरीके का कोई विरोधाभास तो नहीं है, और जो कुछ बातें दोनों ने अलग अलग कही हैं आमने सामने आने पर, क्या वो अपने बयान पर टिके रहते हैं या फिर सीबीआई यहाँ पर कोई नई जो बात है वो पकड़ पाती है। और इसीलिए सीबीआई अब इन दोनों की रिमांड चाहती है ताकि त्विषा की मौत का सच सामने आ सके।
सीबीआई ने दोनों की रिमांड मांगी है, कस्टोडियल रिमांड मांगी, कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट किया है और 2 तारीख को 2 बजे तक के लिए गिरीबाला और समर सिंह दोनों को सीबीआई ने अपनी रिमांड में ले लिया है। सीबीआई अब गहन पूछताछ उनसे करेगी। यदि 2 तारीख के बाद भी उनको लगता है कि आगे और पूछताछ करने के लिए कस्टडी की ज़रूरत है तो फिर आगे वो कस्टडी में लेगी। अच्छा, ये सामने आई है कि जो गिरीबाला और समर के वकील की तरफ से इस पर कोई ऑब्जेक्शन, वो क्या ऑब्जेक्शन लेंगे जब माननीय उच्च न्यायालय ने गिरीबाला की अग्रिम जमानत ही इस बात पे खारिज करी है, जब उनके सामने तथ्य सारे रखे गए थे और माननीय उच्च न्यायालय को यह बताया गया था कि क्यों उनकी कस्टोडियल इंटरोगेशन की आवश्यकता है, क्यों कस्टडी में उनसे पूछताछ की आवश्यकता है, जब यह माननीय उच्च न्यायालय को बताया गया था, उन सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए ही उनकी अग्रिम जमानत क्वैश हुई है। तो जब ये वहाँ से क्वैश ही हुई है इस आधार पे, तो सीबीआई को पूरा अधिकार है जांच का। तरीके का व्यवहार देखा आपने जब कटघरे में दोनों आपस में बात कर रहे थे, मुझे लगता नहीं है कि उनको किसी बात का भी उनको मन में किसी बात का दुख ऐसा लगा नहीं मुझे, आपस में आराम से बात कर रहे थे। क्या मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर आपको लगता है कि नंबर 1 को कल तो हो ही चुका है कि जमानत निरस्त हुई है, सीबीआई उन पर किन मुद्दों पर बात कर सकती है, क्या ऐसे? देखिए, ये इस विषय पे हम चाहेंगे सीबीआई को सारे तथ्यों की अभी तक की जानकारी है। बहुत गंभीर विषय इसमें शुरू से निकल के आ रहे हैं, हम हमेशा से कहते आ रहे हैं। सीबीआई ने हमें इस बात का बहुत बड़ा संतोष है कि सीबीआई ने हाईकोर्ट में स्वयं ये कहा है कि फर्स्ट पोस्टमार्टम के समय इनकी बहन और कुछ और डॉक्टर्स और कुछ और लोगों के उपस्थित होने से एक आशंका उत्पन्न हो रही है फर्स्ट पोस्टमार्टम के बारे में, और माननीय उच्च न्यायालय से उन्होंने ये भी कहा था कि इस कारण भी, इस वजह से भी हमें गिरीबाला के कस्टोडियल इंट्रोगेशन की आवश्यकता है। तो हमें इस बात का संतोष है कि जिन चीज़ों के लिए हम हमेशा से चिंतित थे, वो चीज़ें स्वयं सीबीआई के द्वारा वहाँ हाईकोर्ट के सामने रखी गई थी और एक निष्पक्ष जांच की हमें अब पूरी उम्मीद है। बात आई थी कि वो क्राइम सीन एक्सपर्ट भी हैं, आपने बताया गुजरात से उन्होंने डिग्री भी ली। ये हाईकोर्ट क्या है ये पूरा? हाईकोर्ट की वेबसाइट पे ही हर जज के क्या क्या ट्रेनिंग वो ले चुका है, इस बात का डेटा उपलब्ध होता है। हमने हाईकोर्ट के सामने हाईकोर्ट की वेबसाइट से ही निकाला हुआ वो डेटा प्रस्तुत किया था और हमने कहा था कि ना सिर्फ ये जेएमएफसी से लेकर डिस्ट्रिक्ट जज तक 33-34 साल के कैरियर में इनको क्रिमिनल ट्रायल का पूरा अनुभव है, न सिर्फ समर्थ खुद एक वकील रहे हैं, बल्कि गिरीबाला की ने डायरेक्टरेट ऑफ फोरेंसिक साइंस गांधीनगर से क्राइम सीन मैनेजमेंट की ट्रेनिंग ली हुई है। ये हाईकोर्ट का ही डेटा है। संभवतः हाईकोर्ट ने उनको ट्रेनिंग पे भेजा हो, वो ट्रेनिंग का एक पार्ट हो सकता है, बट ये फैक्ट है कि उन्होंने ट्रेनिंग ली है। तो ऐसी स्थिति में बहुत गंभीर विषय था कि 12 तारीख की रात से लेकर के और सीबीआई द्वारा कल उनको अरेस्ट करने तक वो उसी घर में रही हैं और हम जो आरोप लगाते आ रहे थे कि उनने वहाँ साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा रही, तो इस बात को खुद सीबीआई और शासन ने हाईकोर्ट के सामने रखा है कि उनके द्वारा डीवीआर और सीसीटीवी रिकॉर्डिंग जब्त करने के पहले गिरीबाला वगैरह ने उसमें से, उस रिकॉर्डिंग में से उसको एक्सेस किया, उसमें से एक सिलेक्टिव पार्ट को बाहर निकाला और उस सिलेक्टेड पार्ट में भी टेम्पर करते हुए उसको वीडियो को मीडिया में जारी किया। ये चीज़ स्वयं सीबीआई और शासन की तरफ से कोर्ट के सामने रखी गई है, जो हम एलिगेशन लगा रहे थे। एक सवाल और आता है, क्या सीबीआई उन 54 मिनटों की भी जांच करेगी? क्योंकि आपने जो एफआईआर है आपकी तरफ से, सीबीआई को तो जांच 41 मिनट से लेके बिल्कुल, 10:35 मिनट, देखिए कहा था कि समर्थ के चिल्लाने की आवाज आ रही, समर्थ के चिल्लाने के अब जो देखिए ऐसा है, हमारे पास कोई तथ्य, हमारे पास कोई वीडियो नहीं थे, ये सारे वीडियो उनकी तरफ से आए और जिन कॉल रिकॉर्ड जो उन्होंने पेश किए जिसमें 35-40 लोगों को कॉल करना आता है, वो भी उन्हीं की तरफ से रिकॉर्ड पे आए। देखिए, वो ही एक वीडियो रिलीज़ करती हैं कि त्विषा जो है वो शाम को पार्लर गई थी, आप सब ने वो वीडियो देखा है। उस वीडियो में वो अपने हेयर का ट्रीटमेंट करा रही हैं, आराम से पार्लर में जाती हैं, बैठी हैं, ट्रीटमेंट कराती हैं और आती हैं। जो मुख्य बात हाईकोर्ट के सामने सीबीआई और शासन की ओर से रखी गई है वो ये है कि पहला पोस्टमार्टम रिपोर्ट जिस पे परिवार को उतना भरोसा नहीं था, उस रिपोर्ट में भी ये आया है कि त्विषा को 7 इंजरी थी, सिर पे थी, कान पे थी, कलाई पे हैं, उंगली पे हैं, कोहनी पे हैं, कमर पे हैं और ये सारी इंजरी ये स्पष्ट रूप से उसमें आया है कि ये डेथ के पहले की हैं।
उसमें मेडिकल ओपिनियन, एक्सपर्ट ओपिनियन ली गई है, जिस पे ये पूछा गया है कि क्या ये इंजरी डेथ के पहले की है, बात की तो कहा गया है डेथ के पहले की है। ये पूछे जाने पे कि क्या ये फंदे से उतारने में आ सकती हैं, तो एक्सपर्ट्स ने कहा है कि ये फंदे से उतारने पे नहीं आ सकती। ये पूछे जाने पे कि क्या ये सीढ़ियों से नीचे लाने पे आ सकती हैं, तो उन्होंने बोला कि ये सीढ़ियों से नीचे लाने पे भी नहीं आ सकती। तो अब इस पे मेरा तो कहना है कि इन्वेस्टिगेशन और पहले से होना चाहिए, 9:41 से नहीं, कि जब वो पार्लर में थी तो बिल्कुल सही थी, पार्लर से घर जाने के बाद और डेथ के पहले ये इंजरी अगर उनको आई हैं तो ये इंजरी 9:41 से 10 के बीच में आई या पार्लर से लौट के आने के बाद और 9:41 तक आई, ये भी एक गंभीर विषय है। मध्य प्रदेश की न्यायपालिका में ये पहला ऐसा केस है जिसमें खुद एक रिटायर्ड जज अब कटघरे में, वो भी इसी कोर्ट की डिस्ट्रिक्ट जज है। दुर्भाग्य का विषय है, हम सबके लिए दुर्भाग्य का विषय है, उनके लिए भी दुर्भाग्य का विषय है। और ये उनको सोचना चाहिए कि हालात ऐसे क्यों हुए कि इसी कोर्ट में वो डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज थी और इसी कोर्ट में उन्हें कटघरे में आके खड़ा होना पड़ा और सीबीआई रिमांड को फेस करना पड़ा। ये दुर्भाग्य का विषय। सर एक आखिरी सवाल है, आप शुरू से कहते आए हैं अब इन मुद्दों की तमाम जो बहस भी हो चुकी है, हत्या है। देखिए, सर्कमस्टेंसेस जो बताती हैं वो जो कुछ भी अभी तक एफआईआर दर्ज हुई है, परिस्थितियां जो बताती हैं वो किसी और गंभीर अपराध की तरफ भी इशारा करती हैं। और यही बात एडवोकेट जनरल साहब ने कल माननीय उच्च न्यायालय के समय बहस के समय भी कही थी कि एफआईआर दर्ज हुई थी, इतनी गंभीर चीज़ें आ रही थी, 7 इंजरी और थी और इन इंजरी के दृष्टिगत और गंभीर अपराध इसमें बन सकता था। ऐसी स्थिति में उनको अग्रिम जमानत दिया जाना बहुत गलत था। ये चीज़ें हैं। तो अब जो हमको दिखता है, मेरी जितनी भी वकालत रही है, मेरा अनुभव रहा है, तो ये इंजरी और जो समय का है, देखिए एक ही प्रकरण में सब कुछ चीज़ें गलत हों और वो उसका फ़ायदा उठाएं। जो सीसीटीवी की फुटेज है वो 12 तारीख के बजाय 10 तारीख की है, उसमें समय भी अलग है, तो वो भी उनकी सेटिंग की गड़बड़ हो। तो ये इतनी सारी जो चीज़ें हैं, ये सब एक प्रकरण में इतनी सारी चीज़ें ही क्यों गलत होंगी? तो ये किसी गंभीर अपराध की तरफ इशारा कर रही है। सीबीआई इंक्वायरी कर रही है, सीबीआई अपनी इंक्वायरी में इस संबंध में ज़रूर कुछ ना कुछ निकालेगी। अब हम सीबीआई पे छोड़ते हैं कि वो ऐसी इस पे क्या। बस ये है कि जब एसआईटी ने जब कोर्ट पहुंची थी तो उसने किन किन चीज़ों को बेस बनाया था और सीबीआई ने कौन से ऐसे पॉइंट दिए ताकि इस केस को बहुत मजबूती से, क्योंकि कोर्ट देखिए एसआईटी ने पुलिस जब अग्रिम जमानत की एप्लीकेशन गिरीबाला ने लगाई थी, उस एप्लीकेशन पे पुलिस की तरफ से जब प्रतिवेदन आया था, पुलिस ने उसका विरोध किया था। पुलिस ने उसमें लिखा था कि ये गंभीर अपराध है, इसमें बहुत सारी जांच की जानी है और उसमें एक बिंदु में उन्होंने ये भी लिखा था कि जांच के उपरांत इसमें धाराएं बढ़ भी सकती हैं। ये पुलिस ने कभी भी अग्रिम जमानत दिए जाने का पक्ष नहीं लिया, उन्होंने हमेशा विरोध किया है। अब ये बात ज़रूर है, आप सब देखते आ रहे हैं कि शुरू से और सीबीआई के हाथ में लेने तक इन्वेस्टिगेशन बहुत धीमी गति से चल रहा था। तो उसी से हमें भी और परिवार को ये आशंका हो रही थी कि ऐसा क्यों है भाई, आप त्वरित क्यों नहीं कर रहे हैं? और आप लोग ये भी देख रहे हैं कि सीबीआई ने जब से अपने हाथ में लिया तब से इन्वेस्टिगेशन कितना फास्ट हुआ है। मेरा सवाल ये था कि कोर्ट में इस चीज़ को मजबूती से पेश करने के लिए कोई पॉइंट तो दिए होंगे सीबीआई देखिए, आप किस समय की पूछ रहे हैं? अग्रिम जमानत की? आप अग्रिम जमानत के समय की अगर एसआईटी उस समय की आप पूछ रहे हैं तो उस वक्त 14-15 तारीख की दरमियानी रात को लगभग 2:04 पे एफआईआर दर्ज की गई है। आप स्वयं समझदार हैं कि अगर रात में 2 बजे एफआईआर दर्ज की गई होगी तो दूसरे दिन अग्रिम जमानत के संबंध में प्रतिवेदन पेश करते समय इसी समय लगभग 12-1 बजे तक पुलिस क्या ही इन्वेस्टिगेशन कर पाई होगी, क्या ही इन्वेस्टिगेशन हो पाया होगा। उसके बाद भी अग्रिम जमानत हुई है, ये हमने माननीय उच्च न्यायालय के सामने तथ्य रखा था। तो आप अगर बोलें कि उन्होंने क्या बिंदु रखे थे, तो उनके पास इन्वेस्टिगेशन में इतने कोई ठोस बिंदु नहीं आए थे जो आज सीबीआई के पास तक में पहुंच चुके हैं।